गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो हमने प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न एकत्रित किए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से लेके आए हैं, जिससे हम आपको जो भी थ्योरी पढ़ा चुके, जो भी चैप्टर पढ़ा चुके, न्यूमेरिकल भी पढ़ा चुके, इस जिससे आपके जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है, जो आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उस चैप्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, न्यूमेरिकल को और भी ज़्यादा सही से आपको समझाया सके, और ऑप्शन में कैसे आए, किस तरह से न्यूमेरिकल को डिस्क्रिप्शन अर्थात डिटेल से लगाएंगे, किस तरह से हम फास्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझाने के लिए हम इस कुछ प्रश्न लेके आए हैं। उनके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कब सवाल को डिटेल से लगाना है, कब सवाल को बहुत फास्ट लगाना है कि विदाउट फैन चलाए हम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। चलो वो पढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने बताया कि हम तो यहां तक हमने आपको याद होगा कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या बताया था, एक विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपकी पूरी सीरीज हो गई थी। ये वाला जो चल रहा था ये भी कौन सा था, हाँ ये जो आपका चल रहा था ये भी आपका कंप्लीट हमने करा दिया था, ये याद है। ये लास्ट में आपको याद होगा कि कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है कि दोनों भाग के बीच लगने वाला बल महत्तम है। तो हमने बताया था दो आवेशों, एक कोई आवेश है उसके बीच लगने वाला बल यदि महत्तम होगा तो आवेश कैसा 50-50 होना चाहिए, याद है। ठीक है, अब ठीक है, आज का जो वीडियो शुरू होता है, जो आपका आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, हम 12 नंबर यहां से इन सवालों को यहां से शुरू करते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हम यहां से सवालों को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है एप्सिलॉन जीरो की विमा है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको एप्सिलॉन जीरो की विमा निकाल के सिखाई है। एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो की विमा और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताया था। ठीक है, हमने आपको इन सब के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दे दी है। चलो एक बार फिर थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो, ध्यान समझना, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन और के, सबसे पहले इन तीनों में संबंध का फॉर्मूला क्या बताया था। इन तीनों में संबंध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू के। क्या हो, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, यहां से इसके संबंध का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू के। कैसे, देखो यहां से अगर हम इसके के का मान निकालें तो यहां से होता है के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के जो होता है, के का जो मान होता है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये किसके बराबर होता है, ये के बराबर होता है। क्लियर है, क्या बताया हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, इसका जो अनुपात होता है वो आपके के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल के बराबर होता है। सही है, अब इनकी जरा अर्थ देख लेते हैं, क्या क्या चीजें होती, ध्यान समझना। एप्सिलॉन जीरो जो होता है इसे हम बोलते हैं वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो को हम बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एयर या वैक्यूम की जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। और जो एप्सिलॉन होता है इसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। और के जो होता है ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ के माध्यम का परावैद्युतांक के होता है। तो ये के होता है, यहीं से प्रश्न आता है कि पदार्थ के परावैद्युतांक जो के होता है इसका मान किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात को हम पदार्थ के परावैद्युतांक के कहते हैं। ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को हम पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से डिनोट करते हैं, इसलिए के एक नियतांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। याद है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस के पर एक सवाल पीछे आया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, याद है किसी को, हमने जिस के बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी दी थी, अगर किसी को याद होगा थोड़ा सा। सही है, ठीक है, तो यहां से आपके 2-3 प्रश्न आए थे, जैसे माध्यम के लिए अलग होता है, किसी धातु के लिए अलग होता है, याद है। हाँ, तो यहां से हमने आपको 3 चीजें बताई थी। ये चीजें एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे एयरफोर्स के इच्छुक हैं वो मेरी बात को ध्यान समझना, और भी एनडीए जो भी
CPI सॉरी जैसे नीट वगैरह है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर बुक वगैरह हो तो देखना ये प्रश्न यहाँ से बहुत थोड़ा सा वैसा है, बुकों में जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न बुक आपके पास होगी जो भी बुक हो उसमें ये प्रश्न ये आपको 3 पॉइंट ही दे। तो हम याद होगा पिछला जो वीडियो हमने आया था उस वीडियो हमने आपको बताया था के 3 मान होते हैं। के का मान 1 के बराबर होता है, के का मान 0 से बड़ा होता है, और के का मान जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। ये 3 वैल्यू हमने बताई थी। अच्छा, के का मान जब 1 होता है तो हमने बताया वायु या निर्वात के लिए, याद है वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना बताया था, एक ध्यान समझना। जो भी हमारे नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट देख लें फिर इसको देखें तो आपकी सारे डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए जो माध्यम का परावर्तनांक के होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, बताया था, ठीक। वायु या निर्वात के लिए सॉरी यहाँ 0 नहीं होता 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 क्या बताया, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके चलो, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, कलर चेंज कर ले, कलर चेंज। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, और जो के का मान 1 से बड़ा होता है वो किसके लिए होता है, वो परावैद्युत माध्यमों के लिए, अन्य परावैद्युत माध्यमों के लिए, याद रखना अन्य परावैद्युत माध्यमों के लिए के का मान जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, याद कर लो। फिर समझ लो एक बार, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, अन्य परावैद्युत धातुओं के अलावा अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए 1, धातुओं के लिए अनंत, और अन्य परावैद्युत माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। ये 3 पॉइंट बहुत काम के, नोट कर लेना कहीं कॉपी में, ठीक है, ये बुक में बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन के और ये परावैद्युत इनके बारे में क्लियर हो गया। चलो बेसिक चीज थी ये बता चुके। चलो अब बात करते हैं एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 बता चुके माय डियर स्टूडेंट, क्या बताया था, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन 0 होती है। इसका मान अगर पूछा जाए, इसका मान होता है वो होता है कितना, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्या बताया, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका जो भूमि सूत्र होता है वो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, वो होता है m-1 L-3 T4a², याद रखना T4a²। क्या बताया, इसका जो बिमी सूत्र होता है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन की बात करें एप्सिलॉन 0 की बात करें, दोनों की बात तो एक ही है, तो दोनों का बिमी सूत्र तो वही होगा। तो एप्सिलॉन 0 का जो बिमी सूत्र होता है वो होता है m-1 L-3 T4a², ये इसका बिमी सूत्र होता है किसका, एप्सिलॉन 0 का, ठीक। यहाँ से एक चीज और है, उसमें क्या नाम बोल सकते हैं, नेवी वगैरह में ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि एप्सिलॉन सॉरी के का मात्रक बिमी सूत्र बताओ। ध्यान समझना, क्या पूछा, के का बिमी सूत्र बताओ। के क्या होता है, पदार्थ का परावर्तनांक होता है। के का बिमी सूत्र बताओ, नेवी में 2-3 बार हमने देखा पूछा गया। तो जो के जो होता है हाल हमने बताया के का कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 दोनों के अनुपात को के कहते हैं। के का कोई मात्रक नहीं होता, जब के का कोई मात्रक नहीं होता तो याद रखना कि एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, एक विमाहीन राशि है, याद रहे ना, कैसी राशि है, विमाहीन। के का कोई विमी सूत्र नहीं होता है, विमाहीन राशि है, ना के का मात्रक होता है। जब मात्रक नहीं होगा तो विमी सूत्र कहां से आएगा, इसलिए के का विमी सूत्र भी नहीं होता, दिमाग में रखना, ठीक है। और सुनो अब ध्यान से, के का विमी सूत्र नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में हिंदी ऑप्शन में विमी सूत्र विमाहीन नहीं लिख के देगा, ऑप्शन में आपको ऐसे करके लिख के देगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और इंटू a की पावर 0, ऐसे करके लिख के देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाया था, यदि किसी अक्षर के ऊपर, यदि किसी संख्या के ऊपर 0 पावर लगाते थे उसका मान 1 होता है। इन सभी के ऊपर हमने 0 पावर लगा दी, सबका मान 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा, विमाहीन राशि है। तो बात तो वही है, लेकिन क्या है, आपको ऑप्शन में विमाहीन नहीं लिख के देगा, ऑप्शन में कभी भी विमाहीन लिख के नहीं देता है, हमेशा ऐसे करके लिख के देता है 0 वगैरह लगा करके,
ठीक है, तो याद रखना जितनी कंपटीशन लेवल वाली जो भी आपके हैं, तो इन पॉइंटों को याद रखना। आपके इंटर लेवल भी ऐसे इसी तरह से घुमा देता है, आपको खूब याद है। जैसे मान लो ये आपको याद है एम माइन, देखो जैसे समझ लो, जैसे मान लो हमने मान लिया, माना इसका विमीय सूत्र जो एप्सिलॉन जीरो का मान काला है होता है, एप्सिलॉन जीरो को जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m-1l-3t4a² होता है। और इसी में अगर वो चाहे तो ऐसे ही लगा दे थीटा की पावर जीरो, तो का तुम मान लो गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि थीटा की पावर जीरो लगा दिया, इसका मान रहा तो बना ही, लेकिन आपको घुमाने के लिए थीटा लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट है। ठीक है, और देख लो एक चीज और देख लो, आगे काम आएगी। 1/4π∈0, 1/4π∈0 जो होता है, इसका मान हम बता चुके कितना होता है, 9 × 10⁻9। कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी 1/4π∈0, इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9। कितना होता है, 9 × 10⁻9। क्लियर है, आ जाओ। तो अब आपका सवाल है कि एप्सिलॉन का विमा है, एप्सिलॉन का विमीय सूत्र है, क्या होता है, m-1l-3t4a²। ऑप्शन नंबर सी मिला आपको समझ में आया? ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र होता है वो होता है m-1l-3t4a²। चलो आगे चलो, आगे होता है 1/4π∈0 बराबर होता है, तो एप्सिलॉन जीरो का मान अभी हाल बताया, 1/4π∈0 का मान होता है 9 × 10⁻9। कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक, अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता की इकाई है, विद्युत तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र ई, ध्यान समझना। तो अब ये हमने शायद पिछले जो पिछला वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो था, वहां भी हमने बताया था फॉर्मूला होता है E = F/Q। ध्यान समझना, फॉर्मूला होता है E = F/Q। तो एक इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, बताया था। एक इसका मात्रक क्या बताया, न्यूटन प्रति कूलाम। एक और इसके अगर मात्रक की बात करें, एक मात्रक और होता है E = V/D। क्या होता है, E = V/D। V का मतलब होता है वोल्ट और D का मतलब होता है मीटर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। पहले वीडियो हमने इसके 3-4 मात्रक जो थे वो सभी बताए थे। एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति, हाँ सही है, एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एक और इसका जो मात्रक होता है, क्या बताओ, एक और हमने इसका मात्रक बताया, वो था जूल प्रति कूलाम × मीटर। ठीक है, 3 मात्रक बताए थे। तो देखो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक है, सबसे पहले वोल्ट स्क्वायर मीटर स्क्वायर गलत, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सही है, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम सारे मात्रक आपको बता चुके, इसका ये सही, इसका ये सही, और इसका कौन है, वोल्ट प्रति मीटर। चलो आगे चलो, अगला सवाल है 3 × 10⁻9 ESU आवेश कितने कूलाम के बराबर होता है। क्या पूछा है, कितने कूलाम के बराबर होता है। चलो 15। ठीक है, कितने कूलाम के बराबर होता है। चलो, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना 3 × 10⁻9 कितने कूलाम के बराबर होता है। चलो, तो ये मेरी बात याद रख लो, ये मेरी बात बिल्कुल पॉइंट लिख लो, कॉपी में नोट कर लो अभी हाल। ठीक है, एक कूलाम बराबर जो मान होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। एक कूलाम, ये भी आपकी बहुत वैसा है। ठीक है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9। क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। क्या होता है, ESU। ये पॉइंट अभी हाल तुरंत कॉपी पर नोट कर लो, फेयर कॉपी में। ठीक है, ये पॉइंट, और इसमें अंडरलाइन मार देना, याद रखना, मोटा बहुत काम का है। ठीक, क्या बताया हमने, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। अच्छा, ESU, तो अगर आप कोई पूछ दे ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ये स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम, याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो इसके ये जो ES होता है, ESU, या फिर ESU बोलें, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा किसी में कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9। कितना होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। क्या बताया, स्टेट। ठीक है, स्टेट बैंक जो होती है यहाँ, उसी तरह याद रखना, ये हमारा होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा होता है स्टेट कूलाम, याद रखना, पॉइंट याद रहेगा। क्या बताया हमने, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। वे होता है 1 कूलाम के बराबर होता है,
याद रहेगा, ठीक। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। किसके? 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है एक कूलाम। क्लियर है, ठीक। और हाँ, इसी को स्टेट कूलाम को हम ESU भी बोलते हैं, याद रखना। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं एक कूलाम बराबर, एक कूलाम में कितने, तो याद रखना एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU। अब इसी में बढ़ा दो, यहाँ 3 की जगह 9 कर दो तो यहाँ पर 3 कूलाम हो जाएगा। सही है, तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU। अगर कोई पूछता है, अगर फुल फॉर्म की बात आती है कि ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक कूलाम में 3 × 10 की पावर 9 ESU होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मजा आया सवाल? अच्छा लगा, ठीक है। तो ε0 का जो बिमी सूत्र होता है वो ये रहा, सॉरी हाँ ये तो हो चुका, ठीक है, ये भी हो चुका। आ जाओ, तो क्या बताया? 3 × 10 की पावर 9 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसका मान होता है 1 कूलाम के बराबर होता है, या क्या कहेंगे स्टेट बैंक, मतलब क्या बात है, स्टेट कूलाम। ठीक है, तो एक कूलाम में 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं, दोनों एक ही आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग क्लियर हुआ? चलो, यही हमने दिया था आज आपको शायद। चलो अगला प्रश्न है, कौन सा संबंध सही है? क्या पूछा हमसे? कौन सा संबंध सही है? चलो, हमसे पूछा है कौन सा संबंध सही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। क्या देखोगे ध्यान से? कहां से देखोगे तुम? देखो, एन से देखो, ध्यान देखना। एक हमने आपको अभी हाल जो हमने मात्रक बताया था दूसरे इसके तीसरे, आज के तीसरे प्रश्न में हमने बताया था, एक फॉर्मूला होता है E = V/D। क्या होता है फॉर्मूला? E = V/D होता है, ठीक। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = V/D होता है, ठीक। अगर हम बात करें E बराबर, किसकी बात करें? E, तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, E बराबर बात करें, B आपका विभव होता है, पता है सबको, B विभव होता है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर हम विभव की बात करें, मान लो पहले विभव 5 था, ठीक, और विभव अब हो गया 4, तो इन दोनों के बीच में अगर विभवांतर निकाल लें तो 4 में से दूसरे में से लास्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं तभी तो अंतर निकलता है, अंतर को D लगाते हैं, यानी DB। और जब भी हम इसकी DB लगाएंगे और जो हम डिस्टेंस मानते हैं वो मानते X, यानी इसका जो संबंध होता है वो होता है कैपिटल E = -dB/dx। चाहे इसको यहां से और याद कर लो, विभव प्रवणता से। क्या होता है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर विभव में अंतर बटे दूरी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। क्या बताया? विभव प्रवणता, याद रखना, विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस विभव बटे दूरी, यानी दूरी के साथ विभव में होने वाली विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव बटे समय, सॉरी, विभव बटे दूरी को तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विभव बटे दूरी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहीं से ये आपका ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी, याद रहेगा। यानी कैपिटल E = -dB/dx। कैसे बना? हमने बता दिया आपको। जैसे हम विभव प्रवणता की बात करें तो फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में अंतर बटे दूरी, दूरी के साथ विभव में होने वाली विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव ऊपर रहेगा, नीचे दूरी रहेगा। आपको पता है विभव बटे समय, यानी वोल्ट प्रति मीटर, अभी हाल बताया था, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन जाता है। तो इसलिए हमने विभव प्रवणता की जगह E लगा दिया। फॉर्मूला बन गया E = -ΔV/ΔX, क्योंकि अंतर होता है। मस्त सवाल है। यहां तक क्लियर हुआ? इस जगह तक आपका सब, आप इस जगह तक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ, सबका क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलो, आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सी रहा, डेवाई मात्रक है। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है हमसे पूछा है डेवाई मात्रक है। तो डेवाई जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो किस चीज का मात्रक है? डेवाई है वो किस चीज का मात्रक है? तो डेवाई किसका मात्रक है? तो याद रखना, डेवाई जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। बहुत बढ़िया, इसको भी कॉपी में नोट डाउन अब याद कर लो, ठीक है। ये भी आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो डेवाई मात्रक है, डेवाई याद रखना किसका मात्रक है? डेवाई आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका बताया? डेवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ठीक है। चलो चलो क्लियर है। चलो, तो एक क्या बताया हमने, डेवाई जो मात्रक है किसका? डेवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है,
आगे चलें। अच्छा इसमें से एक चीज तुम क्या देखो, ये तो बात तो क्लियर हो गई, एक चीज हम तुम्हें क्या बताना चाहिए, चलो ठीक है। अब देखो, अच्छा ये बताओ वैद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण होता क्या है, अगर हम तुमसे पूछें तो वैद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण पी तो होता है, आपको याद होगा विद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL। ध्यान, एक बताया था हमने, हमने आपको डेरिवेशन भी तो कराया था। विद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। विद्युत द्वैध्रुव के बल एवं का आघूर्ण वो होता है टॉ। टॉ बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको कहा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। विद्युत द्वैध्रुव के बल एवं का आघूर्ण आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा पढ़ा था। चलो सही है, तो यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। ओके चलो, तो ये क्या होता है, वैद्युत द्वैध्रुव के बल एवं का आघूर्ण होता है। ठीक है चलो। अच्छा एक अब जरा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, नॉर्मल सी बात बताओ कि आपको पता है जैसे यहाँ पर ये तो इसका, हाँ यहाँ हमने बता दिया डेबाई मात्रक है वो वैद्युत द्वैध्रुव का मात्रक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे माय डियर स्टूडेंट क्या डेबाई किसके बराबर होता है, सबसे पहले तो मेरे एक बात सुनो, फॉर्मूला होता है पी बराबर, ध्यान समझना, हम इसको क्लियर कर दें। पी बराबर फॉर्मूला होता है, इसे कॉपी भी नोट कर लेना, अभी के लिए क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट कैपिटल P बराबर 2QL होता है। आप ध्यान समझना, क्यू का मात्रक होता है कूलाम और एल का मात्रक होता है मीटर। ठीक, तो आपको पता है वैद्युत द्वैध्रुव का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक होता है, वैद्युत द्वैध्रुव का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। और हमने बताया डेबाई भी मात्रक होता है, तो याद रखना एक डेबाई जो बराबर होता है वो होता है किसके, एक डेबाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10⁻⁻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 ⁻अच्छा यहां से देखो, बिल्कुल क्लियर कर लो है, हम एक नया पेज ले लें फिर आपको हम सही से समझाएं। टेंशन, वाइट पेज लेना है, वाइट पेज ले लें, इसमें तो दिखाई भी नहीं देगा। चलो देखो, दिख रहा, चलो ब्लैक रहने दो है, चलो अगर ऐसा सही लग रहा है तो ऐसे ही रहने दो। चलो अब देखो, अच्छा अभी हाल हमने बताया था, अरे भगवान ये लो, अभी हाल हमने आपको बताया कि हमारा P होता है, बताया था। अभी हाल हमने बताया, स्क्रीन ऐसी ही है, घबराना नहीं ना, ये समझो कैम पे आपका मोबाइल खराब हो गया, स्क्रीन चलेगी नहीं, सही है। तो अगर हम बात करें माय डियर ने P बराबर 2QL होता है, ध्यान समझना, फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL होता है। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें, ध्यान समझना मेरी बात को, अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका बन गया कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक, अगर हम कूलाम को, ध्यान समझना, अगर हम कूलाम को, तो अगर आप कूलाम को किस में चेंज करोगे, अगर हाँ अभी हाल हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको याद होगा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ बताया था, 3 × 10⁻⁹ क्या बता, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताया था, स्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम बताया था, हाँ ESU बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU या स्टेट कूलाम बताया था भी, हाँ तो उसका मान था 3 × 10⁻⁹ था। क्लियर है, कितना था, 3 × 10⁻⁴, इतना मान था। ठीक, अगर इसको हम चेंज करें, ठीक है, अगर इसको हम देखो, अगर हम EMU में निकाल रहे हैं, समझना EM, ठीक है, तो EMU यानी स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ऐसे बोल दें, या फिर हम इसे बोल रहे हैं ESU। ठीक, ESU की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट ये 3 का उधर भाग लग जाएगा, 1/3, ध्यान समझना, सर को समझ में आएगा, 1/3 नीचे पहुंच गया। ठीक, ये 10⁻9 जब इधर आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो नीचे से अगर ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9, ये बन गया कूलाम। यानी मेरे कहने का मतलब है एक EMU बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम होता है। ठीक, तो ये जो कूलाम इंटू मीटर है, ठीक, अगर इसे हम एक, जैसे देखना, एक डेबाई, ठीक, एक डेबाई को हम किसके बराबर होता है, तो पता है डेबाई में होता है का EMU, और EMU को अगर हम कूलाम में चेंज करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 1/3 × 10⁻⁹ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 × 10⁻⁹, सही है। ठीक,
ओके, 1/3 गुणे 10 की पावर 9 लिखेंगे। चलो आगे चलो। अब मुझे पता है कूलाम इंटू मीटर, एक डेवाई लिखेंगे, ठीक। अब मुझे पता है कि माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका क्या बोलते हो उसे हम, नौती है, ठीक है। आप सुनो, ये जो हमारा यहाँ से होता है क्या बोलते हैं इसे हम, ये डेवाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर होगी, ये जो पावर होती है निगेटिव, ये हमारी किसके तिरपन, और यहाँ पर जो मीटर होता है वो हमारे किसके बराबर जाएगा, जो हमने बताया था, यहाँ पर जो मीटर होता है वो हमारा किसके बराबर जाएगा, वो हमारे सेंटीमीटर के बराबर जाता है, सेंटीमीटर होगा। तो यानी 9 सॉरी यहाँ से, तो यहाँ से ये जो 3 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगी, और जो मीटर होता है, ये जो सॉरी क्या बोलते, डेवाई जो होता है, डेवाई में मीटर नहीं होता, क्या होता है, सेंटीमीटर। तो आपको पता है डेवाई को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना लगाएंगे, 10 की पावर -2, कितना लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 10 की पावर -2। इतनी बात क्लियर है, ठीक। आगे देखो, यहाँ से एक बात थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ से देखो 10 की पावर 2 लगाएंगे। अब 10 की पावर 2 जब लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा 10 की पावर -3 है, ध्यान समझना, ये होता है, ये जब यहाँ जब जाएगा, ये डेवाई जो होता है, डेवाई जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये इसकी ट्रिपल के बराबर होता है, मतलब पावर 3 ऐसे करके, होल क्यू जो होता है, तो होल क्यू के बराबर होता है डेवाई, ठीक है, यानी क्यू घन कोण। तो 10 की पावर -3 का क्यू घन कोण करेंगे, कितना होगा, 10 की पावर -27 होगा, ठीक। अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो ये मेरा बन गया 1/3 इंटू 10 की पावर 27, 2 कितने हो गए, 27, 2 आपके हो जाएंगे 29, बन गया। अब पता है माय डियर स्टूडेंट कि ईएमयू को जब इसमें बदल दिया तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल गया, कितना हो गया, मीटर। यानी एक डेवाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम। क्लियर है, क्या बताया, एक डेवाई बराबर होता है 1 क्या बताया हमने, तो हमने बताया आपको एक डेवाई जो बराबर होता है वो आपका होता है, हाँ, तो कितना बताया माय डियर स्टूडेंट, तो हमने बताया एक डेवाई कितना होता है, तो एक डेवाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ से अब याद रहेगा डेवाई किसका मात्रक है, तो डेवाई आपका मात्रक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैसे नॉर्मल क्या मात्रक होता है, नॉर्मल मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलो, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर, कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। चलो आगे चलते, आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, हाँ कहाँ टॉपिक था ये, चलो तो इसकी हम बात करते थे, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, तो क्या हुआ, डेवाई मात्रक है, डेवाई किसका मात्रक है, वैद्युत तीव्रता का नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव का नहीं है, और वैद्युत फ्लक्स का नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बस यही है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो किसका है, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, वो क्या है, वो है डेवाई। डेवाई किसका मात्रक है, डेवाई आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। क्लियर है, चलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, डेवाई। आगे चलते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है वो डेवाई। अगर पूछा जाए एक डेवाई कितना होता है, तो आप बताएंगे एक डेवाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर। और ये हम बता चुके किसके बराबर, ये होता है ESU, ठीक है। एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, यानी एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU। यानी ESU को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टेट, बताए थे स्टेट बैंक, स्टेट कूलाम, यानी एक कूलाम में 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। क्लियर है, तो आज 2-3 पॉइंट आपको नहीं मिले। चलो आगे, अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका वेग। अब ये बताओ, कोई जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखना, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, जैसे मान लो जिधर विद्युत क्षेत्र है, मान लो ऐसा समझ लो इधर विद्युत क्षेत्र है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, दिशा में होने का मतलब है समांतर, अर्थात दिशा के समांतर। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है, तो जब समांतर गति करता है तो उसका वेग क्या होता है, घटता है, अर्थात उसका वेग जो होता है वो घटता है, अर्थात कम हो जाता है। ठीक है, क्या बता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, अर्थात समांतर प्रवेश करता है, तो उसका वेग कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है,
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता, अभी पहले वाला बिल्कुल है, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र, देखो यहाँ से मेरी एक बात समझ लो पहले ध्यान से, हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें। पेज ले लें, छोटा सा एक पेज ले लें, उस पेज में एक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे मान लो ये मेरा एक विद्युत क्षेत्र है, ध्यान समझना, ये मेरा विद्युत क्षेत्र है, सॉरी ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल मान लो कुछ, ये मेरा विद्युत क्षेत्र मान लो, ऊपर मान लिया, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम कोई बिंदु ओ से, जैसे फर्स्ट ईयर में प्रक्षेप गति पड़ी थी यहाँ, तो यहाँ से इस जगह से बिंदु ओ से हम कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है ऐसे करके, ध्यान समझना। जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न किसी दिशा में, याद होगा परवलय, अगर आपको प्रक्षेप गति की परिभाषा याद होगी तो हमने क्या बताया था, जब कोई कण ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं, तथा इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। याद आया, परवलयाकार, और वहां पर सिद्ध भी कराया जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, कराया जाता है, ठीक है। कब? जब किसी विद्युत क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर दिशा से, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंकोगे तो याद रखना, तो ये भी प्रश्न आया था, शायद पिछले वीडियो में आया था, जब किसी कण को विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न किसी दिशा, मतलब उसके अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ होगा, वो कैसा होगा? परवलयाकार। कैसा होगा? परवलयाकार। लेकिन जब किसी कण को किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, चाहे नीचे चाहे ऊपर, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होगा? उसका पथ एक सरल रेखी होगा। कैसा होगा? सरल रेखी होगा। याद रहेगा। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, फिर समझ लो। जब किसी कण को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही फेंका जाएगा तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा? वो एक सरल रेखा होगा, अर्थात एक सरल रेखा होगा, उसका पथ एक सरल रेखा होगा। लेकिन जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब किसी कण को विद्युत क्षेत्र की दिशा के भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो उसका जो पथ होगा, वो रास्ता होगा, वो कैसा होगा? परवलयाकार होगा। 2 प्रश्न कंप्लीट हुए, ध्यान रखना। तीसरा जो प्रश्न वो ये है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर दिशा, जब किसी कण को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही फेंका जाता है तो उसका वेग जो होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। क्लियर है? क्या बताए? जब किसी कण को किसी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ही फेंका जाता है तो उसका जो वेग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। 3 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे डियर में, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो आ जाओ, अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। आपका टॉपिक क्या कह रहा था? आपका टॉपिक चल रहा था, अब देखो हमने क्या बताया, ये तो हाँ देखो क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता, कहा था जब दिशा में प्रवेश करेगा तो उसका वेग कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा? उसका पथ एक सरल रेखा होगी। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की दिशा के भिन्न दिशा में फेंका जाएगा तो उसका पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। कैसा होगा? परवलयाकार। दिमाग में बात याद रहेगी, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो उसका पथ कैसा होगा? तो उसका जो पथ होगा माय डियर स्टूडेंट वो कैसा होगा? वो उसका पथ परवलयाकार होगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है, यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान का क्या होगा? ठीक है, क्या कहा उसने? हाँ, कैसा होगा? अच्छा, क्या होगा, ठीक है, कैसा होगा, क्या होगा। चलो देखो, फिर देख लो। अब देखो क्या कहा, यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान है, समझना, यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान है तो आवेश में उत्पन्न त्वरण, अच्छा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो है। हाँ, ये तो हमें लगता है ऐसा आता है, स्क्रीन ले ले फिर तुम्हें क्लियर समझा। देखो जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q। ध्यान समझना मेरी बात को, जो हम समझाना चाह रही मेरी बात को ध्यान समझना। अभी इसको ऐसे ना लिखो, ठीक है। चलो, फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। सही है, E बराबर F/Q क्लियर है। चलो, E बराबर F/Q क्लियर है। चलो, अगर हम आपसे बात करें, क्या करें? हाँ, आपसे बात करें चलो क्या कहा, इसको क्या लिख लिया हमने? यहाँ से फॉर्मूला लिख लिया माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ से लिख लिया कैपिटल E बराबर F/Q। क्या लिख लिया? कैपिटल E बराबर F/Q लिख दिया। चलो आगे चलो,
यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान है, मतलब आवेश और विद्युत क्षेत्र इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान का होगा। तो आवेश में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो द्रव्यमान का कितना होगा, यही होगा। चलो देखो, तो ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर है, ये क्यों लिखा है, इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। चलो जब बराबर है तो हमने मान लिया, यहां देखना मेरे ध्यान से, हमने मान लिया माय डियर स्टूडेंट, हमने ई मान लिया एक्स है, ध्यान समझना, हमने मान लिया माना विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया, एक्स है, ठीक। तो आवेश भी एक्स ही होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है आवेश, देखो यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान है, दोनों समान है, तो यहाँ x रखा, तो x का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ई बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ई बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक। ये एक्स स्क्वायर बराबर ई बनेगा। आपको पता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, और एफ बराबर ई क्यू होता है। तो जो एफ लिखा, इस एफ को हटा करके हम यहाँ पर ई क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, ई क्यू। अच्छा ये कहाँ से, अभी नहीं, एक चीज छोड़ो, अब यहाँ पर एफ रहने दो, ठीक, एफ रहने दो, क्लियर है। चलो यहाँ पर एफ रहने दो, ये एक्स बन गया। अगर हमें पता है ये दोनों वैल्यू बराबर है, ई बराबर एफ के, ई बराबर एफ क्यू के बराबर होगा, नहीं एक ऐसे समझो, हमें लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ रहा है सवाल है। चलो इसी मानो नहीं है, अभी हम यहीं से रखते। चलो देखो, देखो इधर देखना ध्यान से। चलो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमने इसे हमने ई मान लिया, ई बन गया, ई इंटू ई, दो ई बन गई, या बताओ, दो ई बन गई, इंटू बराबर एफ बन गया, बन गया, ठीक। मुझे पता है ई जो होता है वो ई बराबर एफ ऑन क्यू होता है, एफ बराबर क्या होता है, ई क्यू होता है। तो एफ की जगह हम ई क्यू लगाएंगे, एफ की जगह ई क्यू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक। मुझे पता है एफ बराबर, ध्यान समझना हम जो समझाना चाह रहे, एफ बराबर एम जी होता है, सही, ठीक, ये भी पढ़ा है, ठीक। और एफ बराबर आपने एम ए पढ़ा है, एफ बराबर आपने एम ए पढ़ा या नहीं पढ़ा, एफ बराबर आपने एम जी पढ़ा है, ठीक। और एफ बराबर आपने एम ए पढ़ा है, ठीक। क्योंकि जो एम होता है द्रव्यमान होता है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, ए त्वरण होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की तो बात की नहीं गई, किसकी बात की गई, त्वरण की, यानी एफ बराबर एम ए होता है, ठीक। एफ बराबर एम ए होता है यहाँ से, ठीक। अगर हम यहाँ से एफ बराबर एम ए, ध्यान समझना, अगर यहाँ से एफ की जगह हम एम ए लगा दें, एम ए, तो एम ए बराबर मेरा ई बनेगा, ई बनेगा, ई इंटू क्यू, जो भी मान लो, ई रख दिया क्यू रख दिया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर तो है, ठीक। यहां से अगर ए बना लें, यहां से अगर हम ए बना लें तो ये मेरा बन जाएगा ई क्यू अपॉन एम, क्या बन जाएगा, ई क्यू अपॉन एम बन जाएगा। अगर हम ई क्यू को बराबर है कांस्टेंट मान लें, ध्यान समझना, ई क्यू बराबर है, अगर इसे हम कांस्टेंट मानेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ अनुक्रमानुपाती एम, यानी सॉरी ये बन जाएगा स्मॉल ए अनुक्रमानुपाती एम, यानी जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जो होगा वो उस त्वरण के कैसे होगा, जो द्रव्यमान होगा वो हाँ, जो आपका त्वरण होगा वो द्रव्यमान के कैसा होगा, त्वरण जो होगा वो द्रव्यमान कैसा होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर, समझ में आया इतनी। देखो अभी इस बार एक बार और समझ लो, है ज्यादा वैसा हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमने मान लिया ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एफ बराबर ई इंटू क्यू, क्या बन जाएगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू बन जाएगा, ठीक। एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए बराबर ई इंटू क्यू होता है, अभी बताया था, ये तो होता ही है, यहीं से बन गया, ठीक। अगर हमें ए चाहिए तो ए बराबर यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ए बराबर बन जाएगा ई क्यू अपॉन एम बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स ने सवाल में कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश समान है, इसे छोड़ दो, मतलब हमें तो इनको पूरे छोड़ना है, कांस्टेंट मान लें। इसे अगर कांस्टेंट मान लोगे तो ये जब भी हम कोई चीज लेते हैं दूसरी अगर देखो, अगर आपको त्वरण और द्रव्यमान, अगर आपको त्वरण और द्रव्यमान के बीच में संबंध दिखाना है तो शेष जो चीज बची उसे कांस्टेंट मान के छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसे छोड़ दिया तो ये बन गया स्मॉल ए अनुक्रमानुपाती 1/m, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो त्वरण होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, वो द्रव्यमान की कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात कैसा होगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होगा, कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात क्लियर हो गई। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया, यानी अतः त्वरण जो होगा वो उस कण के द्रव्यमान के कैसा होगा, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, कैसा होगा, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताओ, यहां तक समझ में आया। चलो यहां तक अगर समझ में आया माय डियर स्टूडेंट तो यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखो,
तो क्या हुआ, यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान है तो आवेश में उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, द्रव्यमान के कैसा होगा, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल बात समझ में आई। चलो ये बताओ, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आया या नहीं आया, बताओ। यहाँ तक आपकी समझ में आया बिल्कुल क्लियर, चलो मजा आया, समझ में आया। चलो आगे देखो, तो अगला जो है, अगला आपका है वो ये है कि किसी 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम के बिंदु आवेश को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा। किसी 4 × 10⁻⁶ कूलाम के बिंदु आवेश को 3 × 10⁴ कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया, आवेश पर लगने वाला बल होगा। हमसे क्या पूछा है, ध्यान समझना, हमसे बल पूछा। अभी जो सवाल बताया था फॉर्मूला बिल्कुल एक लाइन का है। क्या बताया था माय डियर, हमने आपको फॉर्मूला बताया था E बराबर F/Q बताया था। ठीक, हमसे पूछा है तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर फॉर्मूला EQ होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा F बराबर EQ होगा। ठीक, E मतलब विद्युत क्षेत्र, न्यूटन प्रति कूलाम कितना है, इसका मान दिया 3 × 10⁴ दिया है, और इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया 4 × 10⁻⁻⁶। तो गुणा कर दो, 4 तिया 12 × 10⁻⁶ में से 4 कम तो -2, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ 2 की जगह कर दो 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻3। ऑप्शन नंबर सी सही लग गया। यहाँ तक समझ में आया क्लियर। ठीक, तो ये तो आपको ठीक है, कितना से यहाँ तक समझ में आया, तो इसका मान होगा 1.2 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक, अब सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया, प्रश्न संख्या 7 में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान होगा। क्या कहा, प्रश्न संख्या 7 में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए, मतलब ये जो आपका आवेश है, ये आवेश है। ठीक, इसकी जगह क्या कहा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान होगा। लगने वाला बल का मान होगा मतलब 4 × 10⁻⁻6 लिखा है। पहले समझो मेरी बात, 4 × 10⁻⁻6 लिखा है। ठीक, चलो आगे देखो। अच्छा, 4 × अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माय डियर स्टूडेंट 4 × 10⁻⁶, इसको हटा करके इलेक्ट्रॉन रख दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 दशमलव, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ध्यान समझना, तो 1.6 का जैसे ही आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 48, यानी 4.8, और 19 में से 4 कम कर दो 15, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही लग गया। कितना हो जाएगा, 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन, इतना बल होगा। चलो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 में यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति में है तो त्वरण का मान होगा। क्या पूछा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति में है, कैसी है, विपरीत दिशा में गति में, ध्यान समझना। अच्छा, इसको पेज ले लें। अच्छा ठीक है, तो आपको वो तो पता ही है कितना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, 3 × 10⁴ ब्लैक। चल देखो, अब यार हमने फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, ध्यान समझना, E बराबर F/Q होता है। ठीक, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है F बराबर E × Q बन जाता है। ठीक, और F बराबर क्या बन जाता है, ma, त्वरण की बात कर रहा है, F बराबर ma बन जाता है, और ये बन जाता है E × Q बन जाता है। ठीक, आगे हम बात करें, हमें चाहिए त्वरण बराबर E कितना, विद्युत क्षेत्र हमें दिया 3 × 10⁴ दिया, विद्युत क्षेत्र का जो मान दिया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दिया, वो दिया 3 × 10⁴। कूलाम की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सही है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सही है। और यहाँ पर बटे में m आएगा, ये m भी तो बटे में आएगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी -31, 19 नहीं होता है, जो द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यही तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg हो गया। अब देखना, अब इसका देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। ये हमारा 3 दशमलव, देखना यहाँ पर 9.1 लिखा है, लगभग हम 9 मान लें, समझना, ये 9.1 लिखा है, तो अगर हम 3 से काटे, मान लो 3 × 9, तो लगभग हम 3 मान के चलिए, 3 × 9 3 हो गया। और जैसे ही हम 3 का भाग इसमें देंगे, तो सबसे पहले ध्यान समझना कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्मॉल a बराबर, फिर समझ लो एक बार ध्यान से,
कलर चेंज कर लें क्या, लेकिन ये रहने दो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 त्रिका 9, लगभग 3 बार का काट दिया, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 लिखा था, हमने 3 मान लिया, ठीक मान लिया। अब हम 3 का भाग जैसे ही इसमें देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 दशमलव लगाएंगे, और दशमलव तो सॉरी पहले ही लग जाएगी, दशमलव तो आपकी पहले से, देखो ऐसे देखो, क्यों दशमलव क्यों लगी, क्यों नहीं लगी, देखो। तो यहाँ से हम 3 का भाग जैसे ही, तो 1 दशमलव लिखा तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि दशमलव पहले ही है, तो हमने भाग दे दिया 3 पचे 15, 3 पचे 15 से भाग दे दिया, ठीक, 3 पचे 15 से भाग दे दिया, ठीक। 3 पचे 15 कितनी बची, 1 बची, कितनी बची, 1 बची, कितनी हो गई, 10, 10 हो गई। अब 10 जब हो गई, 10 में अगर देखा जाए 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम 3 का भाग 91 में देते, दशमलव के बाद और भी तो 3 आते, लेकिन हमने लगभग 1 मान लिया, तो इसका भाग 3 बार नहीं, इससे छोटा रखो, तो 3 से छोटा कितना होता है, 2, यानी 0.5 गुणे 10 की पावर। अब 10 की पावर की बात करें, जोड़ दो, तो देखो 10 की पावर -31 है, -31 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी, 31 और 4 35, 35 में से 9 कम कर दो, कितनी बच गई, 16, कितनी बच गई, 16। तो आंसर आ गया 0.52 गुणे 10 की पावर 16, ये आंसर आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा, एसिलेरेशन होगा, एसिलेरेशन की वैल्यू होगी। कैलकुलेशन समझ में कहीं लगा, कहीं दिमाग लगाना पड़ा, तो इसी तरह से कैलकुलेशन सीखो। फिर तो क्या किया हमने, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 किया, ठीक। अगर माय डियर स्टूडेंट फिर इसमें भाग देते हो, दशमलव 3 ऐसे ही तो आता लगभग 3, तो हमने 3 बार दे लिया, फिर 3 पची 15, 1 बच गई, 3 त्रिका 9, 3 बार नहीं, हमने एक पॉइंट यहाँ कम रखा था, 1 पॉइंट ऊपर कम रखा, 3 दूनी 6, राइट आंसर हो गया। करके देख लेना कैलकुलेटर से, इतना ही होगा। क्लियर है, चलो समझ में आया। चलो तो अगली हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो अगला आपका चल रहा था, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया कितना, 0.52 10 की पावर 16, ये रहा आपका आंसर। सही है, चलो अगला सवाल है, कोई आवेशित कण 6 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति में है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान इतना है तो स्मॉल क्यू का मान बताओ। स्मॉल क्यू मतलब आवेश पूछा है, तो सिंपल सी बात, अब यह हमने आपको रटाया था, क्या रटाया, देखो अब यह हमने आपको फॉर्मूला एक बना के दिया था, mg बना था, mg बराबर, या mg त्वरण दे रहा है, जब त्वरण की वैल्यू दे रहा है तो mg नहीं, का लगाओगे, ma लगाओगे, यानी यहां से फॉर्मूला लगेगा आपका ma बराबर क्या लगेगा, eq, ma बराबर eq लगेगा। हमसे पूछा क्या है, q, हमसे क्या पूछा, हमसे q पूछा है, तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ma/e, ma/e लगा दो। ई के m कितना है, तो हमें इसका जो द्रव्यमान दिया वो दिया है कितना, 8.2 गुणे 10 की पावर -20 दिया है। अच्छा, ये त्वरण कितना दिया, त्वरण का मान हमें दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये जो मान दिया वो दिया है कितना, 6 गुणे 10 की पावर 4, यही दिया। चलो अगर हम इसको काटें, 6 से काट दें तो आ जाएगा 6 एकन 6, कितनी बच गई, 2 बच गई। सही है, अच्छा 6 एकन 6, 2 बच गई, कितनी हुई, 6 एकन 6 22 हुई, और 6 तिया 18, 4 बच गई, 6 सत्ते 42, और 5 का इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 तिया 15, 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 5 एकन हासिल लगी 1, 5 एकन 5 और 1 6, 6.85, लगभग 8 मान लो, 6.85 यानी 8 मान लो। ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा कोई 10 ठीक है, तो कितना 6.85, 6.85 गुणे 10 की पावर कितना है, इस घटा दोगे 10 की पावर -16। तो अब देखो ऑप्शन 10 की पावर -16, ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका पहले ही मिल रहा है, 16 में मिल रहा है, 6 क्लियर आंसर है 6.85, इसमें आंसर दे रहा है 6.8 गुणे 10 की पावर -16, ऑप्शन नंबर ए सही। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, सही है। चलो तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका पहला सही है, और इसका ये सही था, इसका ये सही था, इसका ये सही था। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे दिया दो बिंदु आवेश पहले y में तथा फिर k परावर्तन वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है, यही पूछा हमसे। चलो देखो
अच्छा, दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाली, दोनों दिशाओं आवेशों के बीच लगने वाली बलों का। अब देखना, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरी एक बात समझो, ध्यान समझना। दो बिंदु आवेश पहले वायु में, फिर के परावर्तन वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। पेज ले लें का, हाँ सही, हम पेज ले लें, फिर आपको क्लियर हम समझा पाए। ठीक, चलो देखो देखो, सबसे पहले वायु में रखे गई, किस में रखे गए, वायु में। जब माय डियर स्टूडेंट वायु में रखे गए, फिर परावर्तन, तो सबसे पहले तो आप सिर्फ एक बात पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। सही है, तो हमें इससे पूरे से कोई मतलब नहीं, दूरी वही है, तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो बल जो होता है वो परावर्तन कैसा होता है। तो हमें पता है बल जो होता है वो परावर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो अनुपात हम कैसे बनाएंगे, अनुपात हम बनाएंगे F1 अनुपात F2, यही मतलब होता है, ध्यान समझना। F1 अनुपात F2 मतलब पहले और दूसरे दोनों बलों में अनुपात पूछा है। तो मुझे पता है जो बल होता है माय डियर स्टूडेंट वो परावर्तन के विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर के का मान रखोगे तो F का मान नहीं रखेगा, नहीं आएगा, और जब के का मान नहीं रखोगे तो F का मान आएगा। ध्यान समझना। तो पहले वायु थी, वायु के लिए F का मान 1 होगा, ध्यान समझना, वायु के लिए F का मान 1 हो गया। ठीक, और जब परावर्तन रखा उस समय Q हो गया। तो हमने क्या सिखाया, जब हम के का मान रखेंगे तो F का मान नहीं आएगा, और जब F का मान नहीं, के का मान नहीं रखेंगे तब F का मान आएगा। ध्यान रखना। तो वायु के लिए F का मान 1 रखा और परावर्तन के लिए हमने के रखा। कब, दूसरी बार। तो आपने पहली बार तो मान नहीं रखा, दूसरी बार मान रखा, जो दूसरी बार मान रखा वो F1 के लिए आ जाएगा। सही है, और जो आपने पहली बार रखा वो दूसरे के लिए आ जाएगा। ये हो गया, यानी मेरे कहने का ऐसे है, ऐसे नहीं समझ पाओ तो ऐसे समझो। पहले वायु के लिए परावर्तन 1 मानते हैं, ठीक, वायु के लिए परावर्तन 1 मानते हैं, बाद में उसने परावर्तन क्या रख दिया, माध्यम परावर्तन के रख दिया। यानी अगर हम पूछें उनके परावर्तन का अनुपात तो आप कहेंगे सर जी 1:1 के होगा। क्यों, क्योंकि पहली बार वायु थी, वायु के लिए 1 और उसके बाद परावर्तन के रख दिया तो अनुपात हो गया 1:के। तो हमने आपको बताया जो बल होता है वो परावर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर उनके परावर्तन में 1:के का अनुपात है तो उल्टा कर दो, तो उनके बलों में अनुपात हो जाएगा K:1। अब बात समझ में आ गई। तो उनके बलों में कितना अनुपात हो जाएगा, उनके बलों में जो अनुपात हो जाएगा वो होगा K:1। क्लियर है, चलिए बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं। तो उनके बलों में कितना अनुपात होगा, तो आपको याद रखना उनके बलों में जो अनुपात होगा वो आपका अनुपात होगा माय डियर स्टूडेंट K:1 होगा। क्यों, क्योंकि हम बता चुके आपको। ठीक है, उनके बलों में कितना अनुपात होगा, उनके बलों में जो अनुपात होगा वो आपका K:1 होगा, क्योंकि बल जो होता है वो परावर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम में होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा K:1। ठीक है, बस याद रखना उनके परावर्तन अनुपात निकाल उसे उल्टा कर दो, वही उनके बलों में अनुपात होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं। देखो उतनी ही दूरी पर रख दिया, जो दूरी जब घटी बढ़ी नहीं तो दूरी से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, चलो अच्छा एक और सवाल देख लो, बस वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एक इसी तरह का एक और सवाल देख लो तो क्लियर हो जाए। चलो एक सवाल देखो, अगला आपका सवाल ये है, यहां से आपका क्लियर देखना क्या, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर कैपिटल F बल लगाते हैं। के परावर्तन वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखने पर भी वे उतने ही बल अनुभव करते हैं। तो कैपिटल R का मान है, क्या पूछा हमसे, तो कैपिटल R का मान है। ठीक है, हमसे ये पूछा है, तो उनके बीच कैपिटल R का मान है। अब देखना अब इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, देखो समझ लो। ऐसे उनके कहने का मतलब है, जब बीच की दूरी r थी तो बल F था, जब बीच की दूरी r थी तो बल F था, लेकिन जब उनके बीच परावर्तन के रख दिया गया तो बीच की दूरी r हो गई। तो उनके बीच कैपिटल R का जो मान है वो किसके बराबर होगा, ये पूछा है। कैपिटल R का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, यहां से इसको समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ध्यान समझना मेरी बात को। अच्छा ये बताओ, अगर हम कूलाम के नियम की बात करें, ध्यान समझना, अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो पता है कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्या होता है, इंटू होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
यही होता है कूलाम का नियम। क्लियर है, चलो। और जब यहाँ एप्सिलॉन 0 की जगह परावैतांक होता है तो यहाँ के लगा देते हैं। सही है, ठीक। हमसे बल रखा गया, बल पहले रखा गया, बल बाद में रखा गया। पूरे सवाल में हमें बल से कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि बल दिया है, दोनों बल बराबर हैं, बल के मान बराबर हैं। जो मान बराबर होते हैं उसका मान से मतलब नहीं, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमें के दिया है, ध्यान समझना, हमें परावैतांक के दिया है और कैपिटल आर दिया, ध्यान समझना, कैपिटल आर भी दिया, सॉरी। हाँ, मुझे पता है। अच्छा बताओ, कैपिटल के जो परावैतांक होता है वो 1 के बटे में लिखा होता है, ठीक। जो आर होती, जो त्रिज्या होती, वो भी बटे में लिखी होती। जब दो चीजें बटे में लिखी होती हैं तो हम ये कह सकते हैं, जब दो चीजें बटे में लिखी होती हैं तो हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जो परावैतांक होता है, जो दो चीजें बराबर होती तो हम ये कह सकते हैं दोनों चीजें बराबर हैं। दोनों, सॉरी, दो अनुक्रमानुपाती में होती हैं दोनों चीजें। देखो, के भी 1 के बटे में लिखा, ये भी 1 के बटे में लिखा, तो दोनों चीजें एक दूसरे कैसे हुई? तो हम ये कह सकते हैं जो के हुआ वो हमारे बीच की दूरी के कैसे हुआ? बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हुआ। क्यों? क्योंकि देखो बीच की स्क्वायर लगा होता है। क्लियर है? क्या बताए? बीच की दूरी के कैसे हुआ? अनुक्रमानुपाती हुआ। क्लियर है? चलो अब अपने टॉपिक पर आ जाओ, कैसे लगाएंगे। स्मॉल आर स्क्वायर लिखा हमने, स्मॉल आर स्क्वायर लिखा, हमें पता है बराबर लगाया, के लिखा, ध्यान समझना। अब मुझे पता है ये जो के है, के वायु के लिए नहीं है, ध्यान देखो सवाल को पढ़ो। पहले के नहीं रखा गया, पहले के की जगह कुछ नहीं है, पहले के की जगह नहीं है, ठीक है। यहां से के साफ कर दो, इधर देखो। पहले उसने कहा है तो यहाँ के की जगह आपको कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि पहले उसने वायु की बात करी और वायु जब होती है तो एप्सिलॉन 0 आता है, वहां के नहीं होता है, तो यहाँ पर रख। फिर जब के जब लगाया गया, के कब लगाया गया? जब उसकी त्रिज्या कैपिटल आर रख दी गई। तो अब याद कर लो, पहली त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर बराबर के कब आया? जब त्रिज्या हमने कैपिटल आर लगाई, और त्रिज्या लेंगे उस पर स्क्वायर लगाएंगे। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? बस इतनी सी लाइन बन गई। देखो, पहले जब वायु की बात कर रहे थे उस समय त्रिज्या स्मॉल आर थी, इसमें के तो होता नहीं तो आर स्क्वायर लिख लिया बराबर। जब परावैतांक हमने के लगाया उस समय त्रिज्या कितनी हो गई? कैपिटल आर हो गई। इसका हमने होल वर्ग कर दिया, कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इधर के का क्या है? भाग। इधर क्या, इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा? भाग। हमें आर चाहिए तो हमारा बन जाएगा कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग के, बन जाएगा। अगर इसका हम वर्गमूल ले लें तो हमारा बन जाएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर अंडर रूट के। क्या बताया? तो यहाँ से हमारा जो मान बन जाएगा वो बन जाएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बटे अंडर रूट के। इसी तरह के सवाल हमारी एयरफोर्स, नेवी, नीड, ठीक है, इनकी भरमार होती है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अपने यहाँ सवाल बनते हैं। तो क्या आया? यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बटे अंडर रूट के। यानी हम ये कह सकते हैं जो आपकी बड़ी त्रिज्या है, बाद में जो त्रिज्या है वो पहले कैसी होगी? पहले होगी आर बटे अंडर रूट के। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो हो जाएगा आर बटे अंडर रूट के, ठीक है। तो आर बटे अंडर रूट के हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन आपका मैच खा रहा है, देखो, तो आर बटे अंडर रूट के से कोई आपका मैच खा रहा है, तो आर बटे अंडर रूट के, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। तो अब देखो अगला सवाल जो है ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये सवाल लगवा चुके हैं, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करें। 1 घंटे का वीडियो हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी की, फिर भी बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखो, ज़्यादा बड़ा 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इन सवालों को लिखना और इन सवालों कॉपी में नोट कर लेना, हो सके और बढ़िया अपने तरीके से लगा लेना। समझा तो हमने सारी दी है, ठीक है। तो इन सभी सवालों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, लगा लेना। तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर विदा लेता हूँ आपसे। खुश रहें, खुशहाल रहें। ओके है, बनाए।